बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कुछ मॉडर्न ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं और वो पोरस कंपाउंड हैं और उसकी आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जा रहा है और उसकी यानी कि वो मटेरियल ट्रेंडिंग मटेरियल में आ रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे पोरस मटेरियल भी हैं कि जो कि ऑर्गेनोमेटालिक्स नहीं है, सिर्फ कोवलेंट लिंकर से बने हैं, ऑर्गेनिक लिंकर से ही बने हैं। तो आज का टॉपिक है कॉव्स, कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना होता है, ऑर्गेनिक लिंकर से ही बना होता है। इसमें मोस्टली कॉव्स ऐसे हैं जिसमें कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं होता। पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, ऑर्गेनिक लिंकर से बना होता है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे कॉव्स रिपोर्ट किए गए हैं कि उसमें मेटल को भी लिंक किया गया है, लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि वो लिंक किया गया है, किस लिहाज से किया गया, कैसे लिंक होता है। तो हम सिर्फ ऐसे कॉव्स को स्टडी करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बने जाते हैं। कोवलेंट वर्ड इसलिए है कि जब कॉफ बनता है तो फ्रेमवर्क दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट होती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कोफ 1 कोफ 5, ये फेमस कोप्स हैं और ये भी एक कोप कास्ट का दिखाया गया है। यहाँ से आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी एक पोरस मटेरियल है। जहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ कि ये एक पोरस मटेरियल है, इसके अंदर कोई हम गैस स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई पार्टिकल को इंट्रैप करवा सकते हैं, या हम फर्ज करें कि किसी वाटर है, उसमें से मरकरी है। मरकरी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस क्रिएट कर सकती है, तो हम कॉप से मरकरी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो मरकरी कब रिमूव होगी? जब उसके अंदर कोई पोर्स होंगे, तो पोर्स के अंदर वो मरकरी को इंट्रैप करेगी। ये ऐसे ही है कि जैसे स्पॉन्ज तब पानी ऑब्जर्व करेगी जब स्पॉन्ज के अंदर पोर्स होंगे। तो कोई भी पोरस मटेरियल के अंदर अगर एक स्पेसिफिक वॉइड, जितने ज़्यादा बड़े पोर्स होंगे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मोर इफेक्टिव होता है। तो ये पोर्स से हमें पोर्स की ही वजह से हम इसको कहीं ना कहीं इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो कोप्स को हम मरकरी के रिमूवल की ट्राई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके इलाके में कोई इंडस्ट्री है और उन्होंने पानी को ऐसे छोड़ दिया है और वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसके वेस्ट में मरकरी आ रही है, तो उस वाटर्स को, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम मरकरी रिमूव, कोफ से मरकरी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, कोफ्स क्या है? ये कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है और 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। कुछ कॉफ 2 डायमेंशंस हैं और कुछ के हैं वो 3 डायमेंशंस कॉफ हैं। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, पोरस क्रिस्टलाइन है। पोरस मीन कि इनके अंदर स्पोर्स होते हैं, क्रिस्टलाइन इनकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन वाली है, ये क्रिस्टल्स की तरह ही नेचर होती है। नॉर्मली जब हम PXRD, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, तो उससे अगर एक स्पेसिफिक पीक्स आ रही हैं तो उस पीक से हम कह सकते हैं, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि क्या ये मटेरियल क्रिस्टलाइन है कि नहीं। अगर क्लियर PXRD पैटर्न में क्लियर पीक्स नहीं आ रही तो हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल पोरस नहीं है, सॉरी क्रिस्टलाइन नहीं है। तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि इनकी पीक्स
से कैसे पता चलाएंगे कि ये मटेरियल क्रिस्टलाइन है या नहीं है, इनके अंदर नेचर क्रिस्टल वाली है या फिर इसकी अमॉर्फस वाली है। लाइट एलिमेंट से बना होता है, इसमें हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, लाइट एलिमेंट होते हैं। और जिस तरह डायमंड, ग्रेफाइट और बोरान, नाइट्राइड ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब देखिए कि ये कोफ का आइडिया उमर यागी साइंटिस्ट ने दिया है। बर्कले यूनिवर्सिटी इन यूएसए में एक साइंटिस्ट है उमर यागी, मॉफ भी इसने डिस्कवर किया था, कॉफ भी इसने डिस्कवर किया। तो इसने जिस आइडिया पे ये मटेरियल डिस्कवर किया है कि मटेरियल के लिए स्टेबल होना बहुत लाजमी है। तो अगर स्टेबल नहीं है तो उसको हम कहीं प्रैक्टिकल अप्लाई भी नहीं कर सकते। फर्ज करें कि उसको अप्लाई करना है हाई टेम्परेचर्स पे या वाटर में अप्लाई करना, वो स्टेबल नहीं है तो हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने कहा जिस तरह डायमंड के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन, तो वो स्टेबल है, तो क्यों ना हम कॉफ भी ऐसा एक मटेरियल बनाए जिसको उसने कॉफ का नाम दिया है, वो भी स्टेबल बन सकता है। अगर डायमंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से स्टेबल बन सकता है तो कॉफ भी बन सकता है। ग्रेफाइट है, बोरॉन नाइट्राइड, ये भी हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। तो इस आइडिया के बेस पे उन्होंने कॉफ को डिजाइन किया कि जिस तरह डायमंड, ग्रेफाइट, बोरॉन, नाइट्राइड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड जैसे वो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो कॉफ भी स्टेबल बन सकता है। और को फंक्शनलाइज्ड इनटू ए लाइट वेट मटेरियल फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन, जिसको हम मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिस इस मटेरियल को हम जिस एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे वो है रिमूवल ऑफ मर्करी। इससे हम मर्करी रिमूव कैसे कोप से हम मर्करी रिमूव कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है कि कोफ बनता कैसे है। देखें ये एक अमीन है जिसमें NH2 ग्रुप है और ये अल्डिहाइड है। यहाँ पे देखें ये कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड डेफिनेटली हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मे बी मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच है। तो ये देखें ये अल्डिहाइड बन गई है, दिस इज द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कोफ के लिए जो ज्यादातर है कि वो उसमें दो या दो से ज्यादा ग्रुप आपस में लिंक होते हैं और कोफ बनता है। तो उन कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप में अमीन यानी कि NH2 ग्रुप हो, और दूसरे में क्या हो कि अल्डिहाइड ग्रुप। एक के अंदर अमीन अमीन हो जो, और NH2 ग्रुप हो, और क्या हो, अल्डिहाइड ग्रुप हो। तो ये इन दोनों की लिंकेज होती है। ये यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखें कि ये एक, ये वाला ये हो गया, और यहाँ पे देखें कि आगे हमारे पास ये वाला मोनोमर, ये दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे इस पॉइंट पे लिंकेज हो रही है। तो ये देखें कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिमूव होगी, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बन जाएगा वाटर। वाटर के रिमूवल से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी किसके दरमियान, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ पे लिंकेज। तो ये दो ग्रुप जो है ये यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो इस तरह एक पॉलीमर बन जाता है, चेन बढ़ती जाती है। अब देखें ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और भी दिखाया गया है कि अगर इसको हम हाइड्राजाइड, ये एक इसका नाम है कि अगर NH और NH2 दोनों हों तो दोनों की जो है इसमें कैसे लिंकेज होती है। देखिए अगेन ये यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, और क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, चौथा बॉन्ड जो हाइड्रोजन का होगा। तो इस तरह अगेन जो है नाइट्रोजन और कार्बन दरमियान की लिंकेज होगी और मोल ऑफ वाटर होगा। अब कंडीशंस क्या है, मेस्टाइलिन है, डायोक्सिन है, एसिटिक एसिड है 6 मोलर, और ये आपने रेशो रखनी है कि मेस्टाइलिन कितना हो, डायोक्सिन कितना हो, एसिटिक एसिड लिखी हुई है 15 5 20, यानी 15 डैश मेस्टाइलिन की रेशो 15 हो,
5 एसिटिक डायोक्सिन हो और एसिटिक एसिड 2 हो, 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 72 आवर्स। ये मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये हम क्या करते हैं कि हम एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब, जिस तरह एक टेस्ट ट्यूब होती है, तो इस तरह की एक ट्यूब होती है और इसमें हम ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं। फर्ज करें मैंने ये हम मॉफ बना रहे हैं, मैं अमीन भी डाल दूंगा, अल्डिहाइड भी डाल दूंगा, और फर्ज करें कि ये हम इसमें एसिड डाल रहे हैं, डाइऑक्सिन ऐड कर दूंगा, एसिटिक एसिड, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस रेशो से मैं ऐड कर रहा हूँ। फर्ज ये रेशो भी नोट करनी पड़ेगी आपको। ये आपने मिक्स कर दिया है, इन दो को मिक्स किया है, मैसेलिन को, डाइऑक्सिन को, एसिटिक एसिड, तीनों को मिक्स किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर लिया आपने। मिक्स करने के बाद फिर क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद आप इसको कूल करेंगे। नॉर्मली हम इसको लिक्विड फ्रीजिंग नाइट्रोजन में हम इसको रखते हैं ताकि सारा का सैंपल क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, सारा सैंपल फ्रीज हो जाएगा। तो हम उसको जब फ्रीज हो जाएगा तो एक टेस्ट ट्यूब का एंड क्लोज होता है, एक ओपन होता है। जो ओपन एंड होगा उसको हम लिंक करेंगे, वैक्यूम पंप से लिंक करेंगे। जब वैक्यूम पंप से लिंक करेंगे फिर क्या होगा कि वो जितनी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर होगी वो वैक्यूम पंप सक कर लेगा। जब वैक्यूम पंप सक कर लेगा तो हम उसके ओपन एंड को एक फ्लेम के ऊपर उसको हम क्लोज कर देंगे। एक फ्लेम होता है और उस फ्लेम से हम उसको क्लोज कर देंगे उसके दूसरे एंड को। जिस तरह हम एक ट्यूब बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट है कि आप एक ट्यूब को अपने क्लोज कैसे करना है कि आप फ्लेम को ऊपर और उस ट्यूब को कॉर्नर रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे, क्योंकि जब एक फ्लेम के ऊपर आप लगातार ग्लास रखते हैं तो ग्लास मेल्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। तो उसको आप अगर उसको ट्विस्ट करेंगे ग्लास को तो वो ऊपर वाला एंड भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लेम के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए ग्लास रखें तो ग्लास क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है। एक स्पेशल फ्लेम होता है, जिस तरह ये मैं बताऊं कि ये जो सिगरेट पीने के लिए लेटर यूज कर रहे होते हैं, इस तरह का प्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। प्रोपेन बर्नर एक होता है, स्पेसिफिक बर्नर, तो उसकी जो फ्लेम निकलता है वो हॉट होता है और उससे वो ब्लैक भी नहीं होता, तो उसको हम टर्न कर सकते हैं। तो बंद करके आपने ओवन में रख देना है। ओवन में रखेंगे तो जो है वो एक स्पेसिफिक पाउडर नीचे बना हुआ होगा, तो उसकी हम फिर PXRD लेते हैं, और अगर PXRD की पीक्स आ रही हैं तो हम कहते हैं मॉफ बन गई है। अगर PXRD की पीक्स नहीं आ रही PXRD पैटर्न में, तो इसका मतलब है कॉफ नहीं बनना। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि हम इसको कॉफ को कैसे बनाते हैं और कॉफ को कैसे कंफर्म करते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कॉफ कंफर्म करता है, वो PXRD है। PXRD चेक करें, पीक्स आ रही हैं तो कॉफ बना है, अदरवाइज वो यूजलेस है। अब हर लाजमी नहीं कि हर अल्डिहाइड और अमीन वाले ग्रुप से कॉफ बनेगा। सम टाइम आप 1000 दफा ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा, कॉफ बन ही नहीं रहा, हर कंडीशन पे नहीं बनता, बल्कि आपको कंडीशंस सर्च करनी होती हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। फर्ज करें कि मैं रेशो 10:5 करता हूँ, ठीक है, और 7:2 करता हूँ, 2:5:2 करता हूँ, डिफरेंट कंडीशंस आप अप्लाई करते रहेंगे तो इस तरह किसी न किसी एक कंडीशन पे बन जाएगा। सम टाइम वो बनता ही नहीं है, तो ये काफी हार्ड वर्क चाहिए होता है इस मटेरियल। ये नहीं है कि बस आपने मिक्स कर दी है और बस वो फौरन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सम टाइम जो है आपको 1 साल लग जाता है बनाते बनाते। तो ये आपके हिट एंड ट्रायल, आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, और सम टाइम आपके लक पे डिपेंड करता है। पहली दफा ही बन जाता है अगर आप लकी हैं तो। अच्छा, उसके बाद है रेटिक्यूलर रेटिक्यूलर डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज। डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब स्पेसिफिक लिगेंड जब हम उसमें लिंक कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि जो हम लिंक ऑर्गेनिक अमाउंट लिंक कर रहे हैं, ज्योमेट्री कैसे बनेगी। देखें, फर्ज करें कि आप 3 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड
लिंक कर रहे हैं ये वाले, तो इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, जो कॉफ बनेगा वो इस तरह की ज्योमेट्री बनेगा। C2 का मतलब ये है कि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ग्रुप थ्योरी में एक केमिस्ट्री के अंदर ग्रुप थ्योरी का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि स्टीरियो का मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर को अगर आप 180 के एंगल पर रोटेट करें तो उस रोटेट करने के बाद जो कन्फिगरेशन बनेगी और जो पहले थी वो कन्फिगरेशन क्या होगी, सेम होगी। ये C2 है। C3 की है कि अगर आप उसको 120 पे रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद जो कंपाउंड्स की कन्फिगरेशन पहले थी और जो बाद में थी वो बिल्कुल सेम होगी। ये कैसे हम करते हैं कि आप 360 को जो नंबर मेंशन डिवाइड करना पड़ेगा। आप 360 को 2 पे डिवाइड करें, आई थिंक जो है 180 आता है। 360 को यहाँ पे नंबर 3 है तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 120 है, तो 120 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब है कि आप उसको 360 को 4 पे डिवाइड करें तो आई थिंक 90 आता है, तो आप इसको 90 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर इस तरह के दो लिगेंड हों की ज्योमेट्री बनती हो तो ये कॉफ बनेगा, इस तरह की ज्योमेट्री हो तो ये कॉफ बनेगा। अगर इस तरह दो लिगेंड की ज्योमेट्री इस तरह बन रही है तो इस तरह इस शेप कॉफ बनेगा। तो ये डिफरेंट, अगर लिगेंड्स की जिस तरह शेप होती है तो न्यू कॉफ कैसे बनता है। अब एक लिगेंड ये है, उसकी ज्योमेट्री ये है, इसकी ज्योमेट्री है, ये है। जाहिर बात है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लिंक होते हैं, एक अमीन और एक एल्डिहाइड, तो उसकी ज्योमेट्री इस तरह बनेगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड एक हम बता सकते, यानी कि कंपाउंड बनने से पहले ही हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री इस शेप की होगी। ये टेट्रागोनल है, सिंगल पोर रोम्बिक है, ट्राइगोनल है। इस तरह के लिगेंड लिंक होंगे तो हमारे पास हेक्सागोनल शेप बनेगी, और इस तरह मिलेंगे तो हमारे पास डुअल पोर कैंगियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का नेम है, तो इस तरह का कॉफ बनेगा। तो इस तरह लिगेंड के स्ट्रक्चर से हम बनने वाली पिक्चर को डिजाइन कर सकते हैं कि जो लिगेंड की शेप ये है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक फन है और टेक्निक है, इसके लिए जो है ग्रुप थ्योरी का जानना लाजमी है। अच्छा, डायनेमिक बॉन्ड टाइप्स, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं कॉफ के अंदर, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। देखें, जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि कॉफ के अंदर अमीन लिंकेज से कॉफ बनता है। देखा ना, जहाँ पे नाइट्रोजन है और ये अमीन लिंकेज है, यहाँ पे अमीन लिंकेज। तो कॉफ के अंदर या तो अमीन लिंकेज होगी या बोरॉक्साइन, इससे भी कॉफ बनता है कि बोरान ऑक्सीजन के अंदर लिंकिंग होगी तो उससे भी कॉफ बन सकता है, या ब्रोनिक एस्टर, इस तरह की लिंकेज से भी कॉफ बन सकता है। अच्छा, हाइड्राजोन, ये लिंकेज हाइड्राजोन की है, इस तरह भी कॉफ बन सकता है। एजाइन, इस तरह की लिंकेज से भी कॉफ बन सकता है। और बीटा बीटा कीटो एन अमीन, इससे भी लिंकेज से कॉफ बन सकता है। बीटा कीटो अमीन हो गया, अमाइड हो गया, साइनोविनालिन। तो ये डिफरेंट स्कोप के अंदर डिफरेंट लिंकेज होती है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की लिंकेज होती है। तो इन सब लिंकेज से जो है, इन सब लिंकेज से कॉफ जो है वो आ, बन सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और MOF. Covalent organic frameworks represent an existing new type of porous organic material which are uh, ingeniously constructed with organic building units via strong covalent bond. कि strong covalent bond से हमको बना सकते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि किस किस्म का लिंकर यूज करना है और किस किस्म का लिंकर यूज नहीं करना। Metal organic frameworks are compound consisting of metal ions or cluster coordinated to often rigid organic molecules to form one, two or three dimensional structures and can be porous. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि MOF और COF में क्या डिफरेंस है। Why to synthesize COF, ये सिंथेसाइज हम क्यों तैयार करते हैं,
ड्राइविंग फोर्स फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ ब्रिजिंग, कौन सी ब्रिजिंग होती है? कोवलेंट लिंकेज होती है, पोरेसिटी होती है, क्रस्टनैलिटी होती है। ठीक है, यानी कि हम कोफ को सिंथेसाइज क्यों करते हैं? कोफ के अंदर कोवलेंट लिंकेज होती है। नंबर वन, कोवलेंट लिंकेज स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन सकता है। नंबर टू, पोरेसिटी होती है। पोरेसिटी क्या फायदा है? उसको हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोरस नहीं है, पोर्स बहुत छोटे हैं, तो वो चाहे हम 1000 कॉफी बना लें और पोर्स बहुत छोटे हैं तो वो उसकी वो ना होने के बराबर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, जस्ट वो मटेरियल है, मिट्टी की तरह है। तो इसलिए पोरेसिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी मटेरियल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, फॉर पोरस मटेरियल। क्रिस्टलिटी कि अगर वो उसके अंदर क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक रिसर्च के अंदर बहुत अहम फील्ड है क्रिस्टलिटी, क्योंकि उसका फायदा ये होता है, अगर क्रिस्टलिटी है तो उसका अगर फर्ज करें कि मॉप है वो 1000 ग्राम हमने कॉफ तैयार कर लिया, और अगर थोड़ा सा भी एक क्रिस्टल हमने चेक कर लिया तो हमें पूरे कॉफ का आइडिया हो जाएगा कि ये कॉफ किस नेचर का है। Coves possess low density, large surface area. Surface area डिपेंड करता है, जितना large surface area होता है वो मटेरियल साइंटिफिक लिहाज से बहुत फ्रूटफुल होता है। ट्यूनेबल पोर साइज, क्योंकि पोर साइज को हम फ्लेक्सिबल और चेंज कर सकते हैं। फैसिलिटी टेलर्ड फंक्शनैलिटी की उसके हम फंक्शनल ग्रुप भी उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, कोई हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। वर्सटाइल कोवलेंट कॉम्बिनेशन, और उसके अंदर वही कोवलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अच्छा, बिल्डिंग यूनिट्स हम कौन कौन से बिल्डिंग यूनिट कर यूज कर सकते हैं? ये दिखाया गया, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक के कौन कौन से ऑर्गेनिक लिंकर हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह मोफ में मैंने आपको बताया था कौन कौन से लिगेंड हम मोफ के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंकर हैं जो कि हम उसके लिए फोक्स के बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स की क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स डायमेंशन, डायमेंशन की बेस पे कोर्स की क्लासिफिकेशन है। कोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू डायमेंशनल मॉप एंड थ्री डायमेंशनल मॉप। In 2D COPS, the covalent bond framework is restricted in 2D sheet. 2D ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि ये 2D है या 3D है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मॉफ के लिए हम नॉर्मली हम डायमंड शेलेक्स ओलेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, नहीं बना, या 3D है, 2D है। तो इस तरह कॉप से भी जो डाटा हम PXRD से हम डाटा लेते हैं वो नंबर्स में होते हैं, डिजिट होते हैं। तो उन नंबर डिजिट को हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं, और कुछ कैलकुलेशन होती हैं और कुछ टूल्स होते हैं, वो यूटिलाइज करके हम उस कॉप का स्ट्रक्चर फिगर आउट करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर बताता है कि ये 2D है या 3D है। 2D होगा तो वो टू डायरेक्शन में ग्रो करेगा, एक्स पे वाई पे। अगर 3D है तो तीनों डायरेक्शन में ग्रो करेगा स्ट्रक्चर, एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शंस में वो उसका स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये 2D टू डायमेंशंस में ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। थ्री डायमेंशनल स्कोप के जब हम इस स्कोप्स का डाटा और सॉफ्टवेयर इनपुट करेंगे, तो स्ट्रक्चर होगा वो थ्री डायमेंशंस में हम रोटेट करके देख सकते हैं कि एक्स पे रोटेट करो, वाई पे रोटेट करो, जी पे रोटेट करो। आप तीनों डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न शो करता है कि ये कॉफ थ्री डायमेंशनल है, हम उसके पैटर्न से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इन कंट्रास्ट 3D curves which extend this framework three-dimensionally thoroughly, a building block containing sp3 carbon or Ceylon atom characteristically possess high specific
सरफेस एरिया, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इसमें sp3 कार्बन एटम होती है या सेलेन एटम इसके अंदर होता है। डिज़ाइन एंड सिंथेसिस के इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक टू obtain crystalline and ordered curve. The structure of the building blocks must meet two requirements. अगर हम एक क्रिस्टलाइन और एक स्पेसिफिक ऑर्डर कर्व बनाना चाहते हैं, ऐसा कर्व जिसमें क्रिस्टलिटी हो, क्रिस्टल की तरह हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेशन डायरेक्शन ऑफ कर्व शुड बी रिवर्सिबल डायरेक्शन, कि वो जो डायरेक्शन कर रहे हैं वो रिवर्सिबल हो, कंटेन रिएक्टिव ग्रुप्स हों, मोनोमर्स, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स, इस किस्म के जो है वो ग्रुप्स होने चाहिए। ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स शुड बी वेल प्रिजर्व्ड इन कर्व, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ज्योमेट्री है वो वेल प्रिजर्व्ड, हमें आइडिया होना चाहिए कि ये बिल्डिंग ब्लॉक की ज्योमेट्री कौन सी बनती है। अगेन इसके लिए आपको ग्रुप थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी कि ये कैसे, कौन सा लिंकर है, आर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी कौन सी ज्योमेट्री बनती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स शुड बी कन्फर्मेशनल रिजिड, कि उसके अंदर एक पॉइंट हो, सेंटर हो, कि और उसके अंदर जो है कन्फर्मेशनल तौर पर वो रिजिड हो, यानी कि एक स्पेसिफिक, जैसे कि डबल बॉन्ड बनता है उसको हम जो है उसके हम ज्योमेट्रिकल और एसमेजम बना सकते हैं, तो इस तरह का उसके अंदर डबल बॉन्ड हो और एक फिक्स पॉइंट पर एक फिक्स ज्योमेट्री बनती हो। एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन डायरेक्शन मस्ट बी डिस्क्रीट, और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि ये जो लिंगर है इसकी कौन सा डायरेक्शन में बनेगा। तो अगेन इसके लिए भी ग्रुप थ्योरी को स्टडी करना होगा, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं। सॉल्व थर्मल सिंथेसिस, माइक्रोवेव सिंथेसिस, सिंथेटिक मेथड, ये हमारे पास दो मेथड है, एक सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस मेथड है, एक माइक्रोवेव सिंथेसिस है। सॉल्वोथर्मल ये सिंपल है, सिंपल ओवन यूज होता है, जिस तरह हम घरों में ओवन यूज करते हैं, जैसे आप मटेरियल को मिक्स करो और जो है वो सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, और वो रिपीट करके जिस ओवन में रख दो, या वो सारा प्रोसेस रिपीट करके आप उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दो। ओवन में रखेंगे सॉरी माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे तो उसको हम कहते हैं ये माइक्रोवेव सिंथेसिस मेथड है। अगर सिंपल ओवन में रखेंगे उसमें माइक्रोवेव रेडिएशन नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस मेथड। सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस में क्या होता है कि मोनोमर्स एंड मिक्स सॉल्वेंट आर प्लेस्ड इन ए पायरेक्स ट्यूब। ये याद रखना है कि ट्यूब पायरेक्स की बनी हो, अदरवाइज दूसरी ट्यूब तो फट जाती है हाई टेम्परेचर्स में। नॉर्मली हम कॉफ के लिए 120 130 टेम्परेचर्स भी रखते हैं, सम टाइम 200 भी रखते हैं। तो इसके लिए पायरेक्स की ट्यूब बनी होगी तो वो स्ट्रांग होती है, नहीं फटेगी। आम शीशे की होगी तो फट जाएगी और हमारा मटेरियल ज़ाया हो जाएगा, हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। Degassed via several freezing pump thaw cycle, ये वही टेक्निक बता रहे हैं जो मैं बता चुका हूं कि अपने उस मिक्सचर्स को, फ्रीजिंग मिक्सचर नाइट्रोजन में रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रख लें आप तो सारा फ्रीज हो जाएगा। ऊपर से पंप कनेक्ट करें, पंप क्या करेगा, एयर को सक करेगा, वो सारा का सारा डी गैस मीन गैस को निकालना, वो एयर जितनी भी होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। द ट्यूब इज देन सील्ड एंड हीटेड टू designated टेम्परेचर फॉर सर्टन रिएक्शन टाइम। तो आप इसको सील कैसे करेंगे, वही आप एक कॉर्नर ट्यूब को क्लोज होता है, दूसरे कॉर्नर को फ्लेम के ऊपर रखेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे, तो फ्लेम के ऊपर वो गिलास नरम होगा, आप स्ट्रेच करेंगे तो वो उसका क्लोज हो जाएगा। आप उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर आप ट्राई करें 100 पे रखें, 120 पे, 130, वट एवर, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ता है। नॉर्मली क्रिस्टलाइन के लिए हम लो टेम्परेचर प्रेफर करते हैं 80 120, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलिटी का ये रूल है कि जब जो चीज़ जिस पार्टिकल को अगर ज़्यादा टाइम देंगे, लो टेम्परेचर को पार्टिकल को एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर से फ्रेमवर्क बनता है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल को, क्योंकि सेट होने के लिए, मैनेज होने के लिए, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाने के लिए टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर से वो टाइम कम मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर में क्रिस्टलिटी नहीं आती, बल्कि वो स्ट्रक्चर अमॉर्फस बन जाता है। इसकी आसान सी मिसाल भी है, जैसा कि
अगर आप एक क्लास में टीचर क्लास में जाता है और वो कहता है स्टूडेंट्स को कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और आप अपनी सीटें अपनी सेट कर लें, आप अपने रो में तरतीब से बैठ जाएं, तो 5 मिनट में आप जो है आसानी से एक तरतीब के साथ वन बाय वन आप पूरी क्लास रूम में स्टूडेंट बैठ जाते हैं। तो दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें कि अचानक गुस्सा आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो एकदम से टीचर आ जाता है तो आप बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक ही चेयर के ऊपर 2 बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं। वो ऑर्डर नहीं बनता क्योंकि वो एकदम उनको टाइम कम मिला है और उन अपने ऑर्डर नहीं बना सके, अपनी अपनी सीट पर नहीं बैठ सके, तो एक ही सीट पर 2 बच्चे इकट्ठे भी बैठ जाते हैं क्योंकि उनको टाइम कम मिलता है। तो यही सिचुएशन क्रिस्टल के साथ भी है। क्रिस्टल जब बनता है तो पार्टिकल को सेट होने में, अरेंजमेंट में टाइम चाहिए होता है। जब लो टेम्परेचर होगा उनको टाइम ज्यादा चाहिए होगा, तो वो क्रिस्टल बनने के चांस ज्यादा होंगे। हाई टेम्परेचर पे उसको बनाएंगे तो चांस क्रिस्टल बनने के चांस कम होते हैं। प्रेसिपिटेट इज कलेक्टेड वॉश्ड विद सुटेबल सॉल्वेंट, आप उसको स्पेसिफिक सॉल्वेंट से वॉश भी करेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो रिमूव हो जाए। ड्राइड अंडर वैक्यूम टू यील्ड होप एज सॉलिड पाउडर, आप इसको वैक्यूम के अंदर ड्राई करें ताकि सॉल्वेंट रिमूव हो जाए, आपके पास ड्राई पाउडर आ जाएगा या वो ड्राई क्रिस्टलाइन मटेरियल जो कि आपका कॉफ होगा। फैक्टर अफेक्टिंग साल्वोथर्मल सिंथेसिस, साल्वोथर्मल सिंथेसिस के कौन कौन से फैक्टर हैं? Solvent combination and ratio are important factor in balancing between the framework formation and crystallization when synthesizing highly crystalline coke। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हाईली क्रिस्टलाइन कॉक बनाना चाहते हैं तो सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन और रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? मसलन फर्ज करें कि एक कॉक बनाने के लिए मैं पहले चेक करता हूँ डीएमएफ को और डाइऑक्सेन को, फिर मैं चेक करता हूँ डीएमएफ मैथनॉल, फिर मैं चेक करता हूँ डीएमएफ टीएचएफ, डीएमएफ एसीटोन, डिफरेंट सॉल्वेंट आप जो है आप चेक करेंगे। एसीटोन मैथनॉल आपको चेक करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये है सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, रेशो क्या है? फर्ज करें कि एक में मैंने डीएमएफ टीएचएफ ऐड किया है 5:3, दूसरे में मैं चेक करता हूँ डीएमएफ को मैं 3 करता हूँ, टीएचएफ को मैं 5 करता हूँ, तो रेशो भी चेंज करनी पड़ेगी, सालों भी चेंज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगेन एंड अगेन ट्राई करेंगे तो फिर आपके पास तब जाके कॉफ बनेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी कंडीशन में कॉफ बनना है, हमने ट्राई करना है। डिफरेंट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट रेशो यूज करेंगे तो आपके पास कॉफ बन जाता है। और सम टाइम आप लकी हैं तो फर्स्ट टाइम बन जाता है, और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, लेज़ी हैं, तो सम टाइम कॉफ को बनाने में 1 से 2 साल भी लग जाते हैं। A suitable temperature is important to ensure the reversibility of reaction। suitable temperature 85 to 120 है क्योंकि ये लो टेम्परेचर है और इस पर क्रिस्टल गुड क्वालिटी का बनता है। उसके बाद है माइक्रोवेव सिंथेसिस के। माइक्रोवेव सिंथेसिस कैसे करते हैं? माइक्रोवेव सिंथेसिस प्रोवाइडेड सेवरल एडवांटेज ओवर सालोथर्मल मेथड्स, produces scopes rapidly, thus large scale synthesis is possible। क्योंकि ये माइक्रोवेव से जल्दी बन जाता है इसलिए हम लार्ज स्केल पे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ए सील्ड वेसल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोवेव सिंथेसिस। माइक्रोवेव सिंथेसिस की कोई हमें सील करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट ट्यूब में मिक्स करो और बीकर में मिक्स करो और रख दो बस। इसके लिए कोई सील करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बीकर में मिक्स करो और इसको ओवन में रख दें। इसके अलावा और भी कुछ सिंथेटिक मेथड हैं। सिंथेसिस ऑफ मोनोलेयर्स ऑन मेटल सरफेस है, सिंथेसिस ऑफ मोनोलेयर ऑन हाईली ऑर्डर पैरोलाइटिक ग्रेफाइट HOPG सरफेस है, सिंथेसिस ऑफ ओरिएंटेड थिन फिल्म्स ऑन ग्राफीन है, आइनोथर्मल सिंथेसिस है, रूम टेम्परेचर सिंथेसिस है। बहरहाल आप उस सिंथेसिस ऑफ मोनोलेयर ऑन द मेटल सरफेस के एक मेटल आप उसमें पुट करेंगे उसकी सरफेस पे वो मॉफ कॉफ ग्रो कर सकता है। और सिंथेसिस ऑफ मोनोलेयर्स ऑन ए हाईली ऑर्डर पैरोलैटिक ग्रेफाइट HOPG सरफेस
कि फर्ज करें कि जिस तरह एक बास्ट स्कॉच क्रिस्टल नहीं बन रहा होता, तो हम उसमें फर्ज करें कि आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, वो क्रिस्टल नहीं बन रहे, तो उसका एक मेथड ये होता है कि आप थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ऐड कर दें, तो उसकी बेस पे वो बाकी पार्टिकल एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल बन जाता है। तो ये बीसीपी है कि अगर ऑलरेडी जो आप फर्स्ट रिपोर्टेड आप या कोई कॉफ बनाना चाहते हैं और उसमें कोई आप पैरालिटिक ग्रेफाइट जो कि हाई ऑर्डर थोड़ा सा टुकड़ा भी डाल देंगे तो वो से कॉफ बन सकता है। सिंथेसिस ऑफ ओरिएंटेड थिन फिल्म ऑन ग्रेफीन सरफेस। ग्रेफीन एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है, कार्बन से बना होता है, तो उसकी छोटी सी फिल्म रख देंगे, तो उसके ऊपर अगर आप यानी कि ग्रेफीन को आप उस मिक्सचर में ऐड कर देंगे तो फिर भी कॉफ जल्दी बन जाएगा। आइनोथर्मल सिंथेसिस है और रूम टेम्परेचर सिंथेसिस है। तो ये एक उसकी और कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं। कैसे हम उसका स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे, कॉफ का स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म करेंगे? हम कॉफ का स्ट्रक्चर कंफर्म कर सकते हैं एक्सआरडी से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का। अगर वो पीएक्सआरडी में पीक्स आ रही हैं, वाजे क्लियर पीक्स नजर आ रही हैं, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल है। कोई पीक्स नहीं है, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ रही है, तो वो हम कहेंगे कि ये कॉफ नहीं बना। फर्स्ट मैं इधर ही बताता हूँ आपको, ये पीएक्सआरडी सैंपल मैंने पीएक्सआरडी इंस्ट्रूमेंट में रख दी है और उसकी जो पीक्स हैं वो कुछ इस तरह आ रही हैं। फर्ज करें कि वो इस तरह आ रही हैं पीक्स, ये रिजल्ट है। इट मींस नो कॉफ, कोई कॉफ नहीं बना, ठीक है। इट मींस के नो कॉफ, कोई कॉफ नहीं बना। लेकिन अगर इस तरह रिजल्ट आता है, फर्ज करें कि ये रिजल्ट आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है और इस तरह की पीक्स नजर आ रही हैं आपको, इट मींस के कॉफ बन गया है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है या बिल्कुल छोटी छोटी पीक नजर आ रही है, तो इट मींस के कोई मॉफ नहीं है, अगर है तो बहुत वीक है। तो अगर इस तरह की पीक्स आ रही हैं तो यू आर लकी। तो आप जितनी पीक स्ट्रांग होगी वो कॉफ गुड क्वालिटी का होगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्योंकि उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिंक होते हैं, तो उस तरह हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आईआर में हर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अमीन ग्रुप की एक वैल्यू होगी, आईआर वैल्यू होती है। आपको डॉक्टर लियाकत साहब ने अच्छी तरह पढ़ाया होगा, तो नहीं पढ़ा तो सुन लें कि उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर फंक्शनल ग्रुप की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे कि अमीन ग्रुप है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर अमीन की वैल्यू आपको स्पेक्ट्रम में मिल रही है तो कॉफ बन गया है। अगर अमीन वाली वैल्यू स्ट्रेचिंग वैल्यूज नहीं आ रही तो कॉफ नहीं बना। सॉलिड स्टेट एनएमआर से भी कर सकते हैं, प्रोटॉन स्पेक्ट्रो एनएमआर से या फ्लोरीन एनएमआर से, सल्फर एनएमआर से कंफर्म कर सकते हैं। एलिमेंट एनालिसिस से कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये लेटेस्ट टेक्निक है, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसका हम इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। All are useful for evaluating the linkage, terminal groups and composition of COF। ये सारी चीज़ें हम लिंकिंग के लिए फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा लिंक है, कौन सा ग्रुप आपस में लिंक कर रहे हैं, टर्मिनल ग्रुप्स हैं या कंपोजिशन कौन सी है, हम एलिमेंट्री एनालिसिस से बता सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करके हम, पहला स्टेप हमारा पीएक्सआरडी होता है। पीक्स आएगी तो आगे हम ये सारी एनालिसिस शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई पीक्स ही नहीं आ रही तो बाकी टेक्निक्स पे टाइम वेस्ट करने का और पैसा जाया करने का कोई फायदा नहीं है। पहला स्टेप है एक्सआरडी का, इस तरह की पीक्स आ रही हैं तो बाकी स्टेप हम प्रोसीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना, आईआर भी करेंगे, एनएमआर भी करेंगे, एलिमेंट एनालिसिस भी करेंगे। अगर ये पहले स्टेप पे ही आपकी ये पीक्स आ ही नहीं रही तो आगे टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉफ बने नहीं है आपका। सम एग्जांपल ऑफ कॉफ, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल हैं। टी कॉफ 3 है, H4 BT BB है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस पे आते हैं हम कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। फंक्शन ऑफ कॉफ arises फ्रॉम इट्स पोरोसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्केलेटन।
तो इसकी कैपेसिटी ये है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं स्पेसिफिक, तो उसकी गैस एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज है, जैसे कि हम उसके पोर्स होते हैं उसके अंदर कोप के अंदर, तो हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, मीथेन को स्टोर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, अमोनिया को हम डिफरेंट गैस को स्टोर कर सकते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कर सकते हैं, सेमी कंडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, फोटो कंडक्शन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट है वो क्या है? स्टेबल कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्शनल मर्करी रिमूवल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, कि हम एक्वस सॉल्यूशन से मर्करी कैसे रिमूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉफ। कॉफ यूज करना है लेकिन स्टेबल हो, क्योंकि कॉफ को हमने मर्करी अब वाटर में है, वो मिक्सचर हमने कॉफ में ऐड करना है। अगर कॉफ वाटर के लिए स्टेबल ही नहीं है तो इसकी एप्लीकेशन फ्रूटफुल नहीं होगी। फर्ज करें कि एक ऐसा वाटर है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसमें मरकरी है, हम उसमें मरकरी रिमूव करना चाहते हैं, या समुद्र के पानी में मरकरी है, आपने समुद्र का पानी लिया और उसमें से मरकरी रिमूव करना चाहते हैं, तो हम कॉफ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तुंगलिंग जियांग बहुत फेमस साइंटिस्ट है, चाइनीज है, जो कॉफ का बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा नाम कमाया इसने कॉफ की फील्ड में, बहुत ज़्यादा कॉफ बनाए हैं। तो ये कॉफ भी उसने बनाया है, जैक्स आर्टिकल का नाम है, और बहुत टॉप ट्रेंडिंग ये आर्टिकल का जर्नल का नाम है जैक्स। तो ये उसने कॉफ बनाया है, अगेन जो है वो अमीन लिंकेज हो रही है, ये नाइट्रोजन है NH2 और अल्डिहाइड दोनों में लिंकिंग होगी, तो ये देखें इस तरह का फ्रेम बन जाएगा। अब इसमें इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की है, जो हम पहले पॉइंट पढ़ रहे थे ना कि ये इसको हम फंक्शनैलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ये हम देखें उन्होंने SME मिथाइल सल्फर ये ग्रुप लगाया है। ये किस लिए लगाया है? ये सोचने की बात है, क्योंकि जब भी हम लिगेंड डिजाइन करता है पहले हमें सोचना होगा कि अगर आप फर्ज करें मर्करी के लिए अगर आप कॉफ बना रहे हैं तो लिगेंड कौन सा होना चाहिए? गैस एब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप कॉफ बना रहे हैं तो लिगेंड में कौन कौन से नॉइल ग्रुप होने चाहिए? ये हमें पहले सोचना पड़ता है, ठीक है? तुक्के से नहीं बनाना, पहले हमें थिंकिंग करनी पड़ती है कि इस मटेरियल को किस एप्लीकेशन में हमें अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मरकरी, अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कॉफ बनाऊं जिससे जो मरकरी को रिमूव कर सके, तो अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो मरकरी को अट्रैक्ट करता है, मरकरी के साथ उसकी लिंकेज होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, वो है सल्फर ग्रुप है। सल्फर ग्रुप के साथ मरकरी की इंटरेक्शन होती है। अगर सल्फर ग्रुप आप उसमें लिंकेज नहीं करवाएंगे, ऐसा लिगेंड तैयार ही नहीं करेंगे जिसमें सल्फर नहीं है, तो उसका कॉफ बनाने कोई फायदा नहीं। मे भी थोड़ी बहुत पोर्स में मरकरी इंटर हो जाए, लेकिन 100% या एफिशिएंट तरीके से वो कॉफ मरकरी को लैदा नहीं कर सकता। तो ये हमें पहले से डिजाइन करना पड़ेगा कि ऐसा लिगेंड हो जिसमें सल्फर हो। क्यों? सल्फर की और मरकरी की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, तो इसलिए हमने ये इसमें ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमने इसलिए यहाँ पे अटैच करा, यानी ऐसा लिगेंड पहले बनाया है हमने या मार्केट से लिया है जिसमें सल्फर लगा हुआ, मिथाइल लगा है, ताकि वो ग्रुप स्टेबल रहे। तो ये इस तरह की लिंकेज होगी, और ये उसका सॉफ्टवेयर से ये डायग्राम लिखा यह स्ट्रक्चर एवेलुएट किया गया। ये देखें इसके अंदर पोर्ट्स नजर भी आ रहे हैं। तो इसको हमने चेक किया है इंडक्टिवली प्लाज्मा एनालिसिस, इसको हम शॉर्ट कहते हैं ICP, ठीक है? ICP इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा, उससे हम कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। तो जब हमने कॉफ सबसे पहले PXRD में ट्राई किया था तो ये पीक्स नजर आई उसकी, PXRD में चेक किया इस कॉफ को, ये देखें स्ट्रॉन्ग पीक्स नजर आ रही है, अच्छा कॉफ है। हमने उस कॉफ को हेक्सेन सॉल्वेंट में डिप किया है, डिप करने के बाद फिर PXRD लिए, उसी तरह आ रही, मीन्स कि ये कॉफ स्टेबल है। हमने उस कॉफ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल वाटर में डिप किया है, फिर उसको बाहर निकाल उसकी PXRD ली है, तो ऑलमोस्ट वही पीक है, मतलब है कि फिर भी स्टेबल है। हमने उसको HCl में डाला है, फिर HCl से निकाल उसकी PXRD ली है, तो वही पीक्स आ रही हैं, मतलब स्टेबल है। उसको हमने बेस में ऐड किया उसी कॉफ को, फिर उस कॉफ को बाहर निकाल के उसकी हमने PXRD ली है, तो फिर भी पीक्स वही आ रही है। ये स्टेबिलिटी किस कॉफ की स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका है। हम इस मोफ को भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं। आप डिफरेंट एसिड में, बेस में, सॉल्वेंट में डिप करें
और बारी बारी उसको निकाल के आप उसकी पीएक्सआरडी लें। अगर उसकी पीएक्सआरडी पहली वाली पीएक्सआरडी जब हमने इसको किसी मिक्स नहीं किया तो उससे मैच कर रही है, तो वो मटेरियल वो कॉफ वो स्टेबल होगा। अगर फर्ज करें मैं इसमें आ जाता हूँ कि मैंने उसको वाटर में डिप किया है, वाटर में डिप करने के बाद उसकी पीएक्सआरडी पैटर्न जो कुछ इस तरह नजर आ रहा है, समझो कि वो हमारे पास ये पहले वाली जो स्ट्रॉन्ग पीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये पीक भी गायब हो गई और पीक इस तरह आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पीक ही गायब हो गई है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो गया कॉफ। या एक्सेल में मैंने पुट किया है और वो डिप करने के बाद जब पीक्स आ रही फिर भी इस तरह पीक्स आ रही हैं, तो मतलब एक्सेल में स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वो डिप करने के बाद दोबारा पीक्स आ रही है, दोबारा इस तरह पीक आ रही है, तो मतलब है कि वो एक्सेल में वो मटेरियल स्टेबल है। तो ये किसी मटेरियल्स को स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका है। तो ये मर्क्यूरी टू रिमूवल कैपेसिटी, ये उस कॉफ का नाम है। अब लिगेंड की बेस पे ये उस कॉफ का नेम है। तो कितनी मर्क्यूरी, सिंपल मेथड है, जैसे आप कॉफ को बीकर में ऐड करो और यानी कि प्रोसीजर कौन सा है, किस प्रोसीजर से हम कॉफ को यूज करते हुए हम मर्क्यूरी रिमूव कर सकते हैं। एक बीकर लें आप सिंपल सा, ठीक है, बीकर में कॉफ ऐड करें, कॉफ ऐड करने के बाद आप उसमें ऐसा वाटर ऐड करें जिसमें मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी वाला वाटर ऐड करेंगे, तो आप 24 आवर के बाद 12 आवर के बाद आप जो है उसको वॉश कर लें कि जो मर्क्यूरी ने कैच होना होगा वो कॉफ की कैविटी में अंदर आ जाएगा, सरफेस पे मर्क्यूरी सारी रिमूव हो जाएगी। फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं आईसीपी से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम बता सकते हैं कि इसने कितनी एब्जॉर्ब की है। बहरहाल जब हम आईसीपी से और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमने पता चलाया कैलकुलेशन के बाद, तो इसने 734 मिलीग्राम पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम अगर मॉफ कॉफ यूज करेंगे तो 1 ग्राम कॉफ 734 734 मिलीग्राम मर्क्यूरी रिमूव कर सकता है। और अगर हम परसेंटेज निकालें तो 76% उसने निकाला है। तो ये कैपेसिटी किस वजह से, यानी कौन सी चीज है जो मर्क्यूरी को अट्रैक्ट कर रही है, कॉफ के अंदर कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, वो ड्राइविंग फोर्स है मिथाइल सल्फाइड ग्रुप। ये ग्रुप था जो मैं पहले बताया था कि अगर ये ग्रुप उस लिगेंड के अंदर होगा तो ये क्या करेगा, ये सल्फर की अट्रैक्शन होती है किसके साथ, मर्क्यूरी के साथ, Ag2 के साथ। तो इसलिए इस ग्रुप की वजह से उस कॉफ ने ये मर्क्यूरी रिमूव की है। और मर्क्यूरी रिमूवल कैपेसिटी इज मच हायर देन दोज ऑफ द मोस्ट बेंचमार्क पोरस मटेरियल इंक्लूडिंग मोफ जिरकोनियम। ये बहुत हाईली स्टेबल मोफ है और इस मोफ से कितनी मर्क्यूरी रिमूव हुई थी, 197, लेकिन कॉफ से हमने रिमूव की है 734 मिलीग्राम पर ग्राम। तो इस कॉफ की कैपेसिटी ज्यादा है मर्क्यूरी रिमूव करने की एज कम्पेयर टू इस मॉफ। ये मॉफ भी बहुत फेमस मशहूर है, लेकिन इसकी कॉफ की कैपेसिटी इस मॉफ से भी ज्यादा है। तो दैट्स एंड।